रोबोटिक सर्जरी आजकल हो रहा है। रोबोटिक सर्जरी क्या है, कैसे है, कामयाब है कि नहीं, और क्या इससे मरीजों को विशेष कुछ फायदा है? क्या रोबोटिक सर्जरी जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, सर्जिकल वार्ड में, जनरल सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी, यूरो सर्जरी, सारे सर्जिकल ब्रांचेस में मैं टाइम स्पेंड करता था। पर अब चीज़ है ना कि जैसे जब आप किसी को अप्रोच करते हो, कोई प्रॉब्लम को या कोई सिचुएशन है ना, उनसे भी ज़्यादा इंटर्न्स पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं। आपको पता नहीं, ये बात मालूम है कि नहीं? डॉक्टर बनने की जिज्ञासा कैसे हुई, और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ही बनने की जिज्ञासा कैसे हुई, और डॉक्टर बने ये कैसे बने, किस तरह हुआ ये जर्नी, जरा बताएं प्लीज। और नस रोग और भी संबंधित बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जनता जज पॉडकास्ट, और आज के हमारे अतिथि हैं हमारे जिले के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शानू गुप्ता। शानू गुप्ता से आज हम लोग हड्डी और नस रोग और भी संबंधित बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद शानू गुप्ता जी से ही पूछेंगे। शानू गुप्ता जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, सबसे पहले एक डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर बनने की जिज्ञासा कैसे हुई, और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ही बनने की जिज्ञासा कैसे हुई, और डॉक्टर बने ये कैसे बने, किस तरह हुआ ये जर्नी, जरा बताएं प्लीज। जर्नी मतलब वो होता है कि आप आगे बढ़ते जाते हो और आप देखते हो कि आपकी किस में रुचि है ना। सबसे बड़ा चीज़ है ना कि जैसे जब आप किसी को अप्रोच करते हो, कोई प्रॉब्लम को या कोई सिचुएशन को या कोई भी क्या करना है आपको, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स ओपन रखने हैं, माइंड ओपन रखना है, फ्री माइंड से सोचना है, बायस नहीं होना है कि नहीं हम तो फलाना काम करेंगे क्योंकि इसमें हमारा ये, ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपनी जिज्ञासा देखनी है। तो सर, मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था, MBBS के एंड में हम लोग की इंटर्नशिप होती है, तो मैंने सारे विभागों में अलग अलग जगह में इंटर्नशिप हम लोग करते हैं। तो मैंने देखा कि मुझे सर्जिकल ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शुरू से रहा था, है ना। तो मुझे पता था कि मुझे सर्जिकल ब्रांच ही लेना है। सर्जिकल ब्रांच में चूज़ करते हुए ऑर्थोपेडिक्स मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। जैसे हम सारे, जब आप इंटर्न करते हो ना, तो आप सीनियर डॉक्टर जो HODs भी होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा इंटर्न्स पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं। आपको पता नहीं, ये बात मालूम है कि नहीं? जो इंटर्न्स डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं मरीजों के साथ। ऑब्वियस है, उनको ही तो करना होता है ना। हाँ, मतलब टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। ट्रीटमेंट में देखा है। अलग अलग होता है, लेकिन तो हम लोग बात करते थे सारे मरीजों से, वार्ड में बात करने की आदत थी हमेशा से। मैं एक बात बता दूं कि मैं खुद मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ। ऑलराइट। थोड़ी बैकग्राउंड कमजोर होने के कारण मैं हूँ, नहीं तो आज वहां आप बैठे तो यहाँ एक डॉक्टर ही बैठ के पूछ रहा होता। देखिए, डॉक्टर हर कोई, वो डॉक्टर का मतलब होता है टीचर, जो अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा, अपनी हेल्प से दूसरे को हेल्प कर रहा है, वो एक डॉक्टर है मेरे समझ से। मेडिकल डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो अलग अलग चीजें होती है, PhD डॉक्टर्स नहीं होते हैं। डॉक्टर का मतलब टीचर होता है बेसिकली, ये मैं जानता हूँ। हमारे सर हमेशा कहते थे डॉक्टर बनना है मतलब टीचर बनना है। आपको पेशेंट्स को जब छोटे बच्चों की तरह समझाना है कि आपके पास जो मरीज आ रहा है उसको आपको 6 साल का बच्चा समझना है, उस तरह उसको बात समझानी है, उसकी बीमारी समझानी है, उसका इलाज समझाना है, तभी आप सही डॉक्टर होगे। अच्छा शानू जी, तो आप बचपन से ही ये था इरादा आपका कि आपको डॉक्टर बनना है? नहीं, बाद में गोल ये चेंज हुआ? नहीं, हमेशा से नहीं था। हमेशा से था कि एक ना, वो कल्चर ही दौर ही ऐसा था। उस समय जितने भी बच्चे होते थे वो सारे एम्बिशियस बच्चे ज़्यादा थे। पता नहीं अभी के बच्चों में मैं इतना बात नहीं कर पाता, इंटरेक्ट नहीं हो पाता जब प्रैक्टिस स्टार्ट की। पर हम लोग के दौर पे तो हर बच्चा ही बहुत ही, मतलब स्पेशली मुझे नहीं पता, मेरे सर्कल के जितने भी दोस्त यार रहे मेरे स्कूलिंग बचपन से पढ़ाई आपने कहाँ किया? मैं पढ़ाई किया था सैमुअल्स करके एक स्कूल होता था, सैमुअल्स एंड जेवियर। जी जी जी, सबसे पुरानी स्कूल है। हाँ, सबसे पुरानी स्कूल थी गोपालगंज की। उसके बाद मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की मैंने, है ना। ठीक। केंद्रीय विद्यालय तक मैंने स्कूलिंग वगैरह की। फिर 10th 11th मैंने कोचिंग वोचिंग किया था, 11th 12th है ना, 10th के बाद। और फिर MBBS मैंने की GSS मेडिकल कॉलेज। ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने का इरादा कब हुआ? बताया तो मैंने, इंटर्नशिप जब हम कर रहे थे तो मैं सारी ब्रांचेस के जाता था। सबसे ज़्यादा मैंने टाइम स्पेंड किया था न्यूरोसर्जिकल वार्ड में, जनरल सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी, यूरो सर्जरी, सारे सर्जिकल ब्रांचेस में मैं टाइम स्पेंड करता था। मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा सर्जरी से इंटरवेंशन, सर्जरी क्या है? सर्जरी एक इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन क्या है? इंटरवेंशन का मतलब हुआ कि सब कुछ ठीक नहीं है किसी के लाइफ में, और एक पर्टिकुलर पर्सन उसमें इंटरवेंशन करता है उसका लाइफ ठीक करने के लिए।
तो वो एक पर्टिकुलर इंटरवेंशन से सबसे ज़्यादा बेनिफिट ऑर्थोपेडिक्स के पेशेंट्स को मुझे ऐसा महसूस हुआ इंटर्नशिप में। इसका कोई डाटा वाटा तो मेरे पास ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ लगा कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन जो अपनी सर्जरीज, इलेक्टिव सर्जरीज कर रहा है, उससे पेशेंट की लाइफ इतनी इंप्रूव हो रही है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट लाया मेरे प्रैक्टिस को। और मैंने मन बनाया कि नहीं, मैं वो चीज़ करूँगा कि जो इफेक्ट लाए पेशेंट्स को, हॉस्पिटल को नहीं, मुझे नहीं, पेशेंट्स को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो मेरी स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक्स में, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। अच्छा, उस पे जाएंगे हम लोग, पहले ये बताया तो जाए। मतलब मैं बात बता दूँ, हाँ ना, उस पे जाएंगे। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट या फिर स्पाइन हुआ, आप जो सर्जरीज करते हो ना, पेशेंट की लाइफ इतनी बेटर हो जाती है ना सडनली, आपको रियलाइज होता है कि आप जो कर रहे हो मीनिंगफुल है। वहां से मतलब जब रिजल्ट दिखने लगता है तो सेटिस्फैक्शन आने लगता है। वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग सर्जरीज, वेरी हाई इलेक्टिव सर्जरीज है, और बहुत ही सेटिस्फाइंग सर्जरीज है जो हम लोग उसको प्रोमोट करते हैं, या फिर उसको हम लोग चलिए सानू जी, ये तो पता चला कि आपका कैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने का इरादा हुआ। एक बात बताइए, डॉक्टर की लाइफ बड़ी, कहते हैं सबको स्ट्रेस फ्री करते हैं, लेकिन उनके लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट्स को लेके, ऐसा मैंने रीड किया है जो। तो एक बात बताइए, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का डेली लाइफ या डेली रूटीन कैसे होता है? देखिए, लाइफ ऑर्थोपेडिक सर्जन का बाकी डॉक्टर्स की तरह ही होता है। आपने हो सकता है बाकी डॉक्टर से पूछा हो, जो मेरी लाइफ है मैं उसके बारे में डेफिनेटली बता सकते हो। अपने फ्रेंड्स या फिर सीनियर्स जो रहे हैं उन लोगों के बारे में सिमिलर ही होता है। हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, अपनी वार्ड में जाते हैं, जो मरीज भर्ती होते हैं, जो ऑपरेशन हो रखे हैं, जिनके ऑपरेशन होने हैं, मरीज की प्रोग्रेस देखना, मरीज की स्थिति देखना, कितनी सुधार हुई है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, वार्ड राउंड वगैरह करके उसके बाद से हम लोग अपने जो मरीजों के ऑपरेशन होने हैं उनको देखते हैं, फिर क्या क्या करना है प्लानिंग करते हैं। उसके बाद से ओपीडी स्टार्ट करते हैं। ओपीडीज में हम लोग पेशेंट्स जो आ रहे हैं, हमारे पास नए पेशेंट्स आ रहे हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं, पहले उनको हम लोग प्रायोरिटी करते हैं कि उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व, उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है फर्स्ट टाइम जो हम लोग विजिटर्स होते हैं। फिर फॉलोअप्स आते हैं, फिर पोस्ट सर्जरी के पेशेंट्स आते हैं, और फिर हम लोग जब तक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं, जो दिन के हमारे शेड्यूल सर्जरीज होती हैं। सर्जरीज के पहले मैं यूजुअली 1 घंटे का मैं अपना एक मी टाइम आप बोल लीजिए, मैं अपना मी टाइम लेता हूँ। मैं उसमें मैं अपना सर्जरी की आधा घंटा, तो मैं सर्जरी में क्या क्या मुझे करना है उसकी मैं प्लानिंग वगैरह करता हूँ, थोड़ा उसमें मैं काम करता हूँ, कुछ पढ़ाई करता हूँ। मैं डेली ऑलमोस्ट मैं 15 मिनट अपनी सर्जरीज के बारे में डेली पढ़ता हूँ। मैं वो केस कितनी बार भी मैंने किया हो, मैं हर बार पढ़ता हूँ। एक तो दूसरा बात, एक 15 मिनट 20 मिनट्स में मेडिकेशन करके फिर मैं उसके बाद ही मैं अपनी मेडिटेशन करते हैं। सर्जरी से पहले 10 मिनट 15 मिनट हम ऐसा करते हैं, माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए। जब दिन की सारी हमारी सर्जरीज वगैरह हो जाती हैं तो फैमिली के लिए और घर के लिए चले जाते हैं। आप बहुत सर्जरी करते हैं, आपके बारे में पता चला है कि आप सर्जरी बहुत करते हैं और आपके पास सर्जरी के लिए बहुत पेशेंट जाते हैं। अभी आपके लाइफ में कोई यादगार ऐसी सर्जरी बताइए जो आपके मेमोरी को एकदम यादगार बना दिया कि ये करने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, और चाहे ये करने से पहले ज़रा डर लगा कि हो पाएगा कि नहीं, चाहे इसको करने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हुआ। ऐसा कोई मेमोरी है आपके पास? जी, मेमोरीज तो बहुत सारे पेशेंट्स के, ऑलमोस्ट मुझे, मतलब मैं सच बताऊं, मुझे इतने पेशेंट्स के फेसेस याद है, नाम याद है, नंबर्स कितने सेव है, हम लोग टच में है। सर्जरीज बाय कितने सारे पेशेंट्स फैमिली की तरह हो जाते हैं, तो बहुत सारे हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं, जैसे कि मैंने नी रिप्लेसमेंट की सर्जरीज मैंने गोपालगंज आने के बाद से स्टार्ट की, तो शुरू के कुछ पेशेंट्स मुझे मैं बहुत धन्यवाद ऐसा महसूस करता हूँ कि जो फर्स्ट 2 मरीज जो थे मेरे, जिनके मैंने नी रिप्लेसमेंट किए थे, पेशेंट का नाम मंजू देवी, यही गोपालगंज। अगर वो सुन रही होंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनका वो फर्स्ट पेशेंट थी जिन्होंने मेरे से नी रिप्लेसमेंट करवाया था, वो ठीक हो गई, उनका लाइफ अच्छा हो गया। फिर एक देवेंद्र पांडे जी थे, तुलसिया गांव के थे, उनका नी रिप्लेसमेंट। फिर सेकंड पेशेंट वो थे, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया था। तो फर्स्ट 2 पेशेंट जिन्होंने मेरे पे, मेरी फेवरेट सर्जरीज में से जो है वो यादगार रहती है। उस पर थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है ना, तो आप उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हो। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद अपने पेशेंट्स के लिए मैं करूँगा जिन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया। असल बात है कि डॉक्टर्स की महानता तब है जब पेशेंट का भरोसा उन पे ज़्यादा हो। पेशेंट भरोसा करेंगे वही डॉक्टर का रिवार्ड है कि नहीं? देखिए, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा रिश्ता है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप ऑफिशियली मेडिकल लीगली भी एक अपने आप में, मेडिकल लीगली नहीं मालूम, लेकिन अपने आप में एक जनरल टर्म्स एक प्रॉपर रिलेशन है, जिसको एक डॉक्टर और एक मरीज के बीच का एक बहुत मजबूत रिश्ता है। नहीं तो आप किसी अनजान आदमी को, जिसको आप जानते नहीं हो कहाँ का रहने वाले हैं, कहाँ खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ घर है, कहाँ से आए हैं, और कुछ नहीं जानते उस पर्सन पे, आप इतना भरोसा करते हो, पेशेंट्स इतना हमारे पर ट्रस्ट करते हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप में।
मेरे लिए डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है, जिसको मिले मैं बहुत एफर्ट्स डालता हूँ कि उसको मैं मजबूत करता रहूँ समय के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सानू जी, आजकल युवाओं को भी देखा जा रहा है कि उनके पीठ में दर्द बहुत ज़्यादा रह रहा है, उनके गर्दन में ज़्यादा दर्द रह रहे हैं, और युवा हैं एकदम, फिर भी वो दर्द से परेशान रह रहे हैं। क्या डिजिटल लाइफ का इस पर कोई असर है? ये क्या है, क्यों हो रहा है? देखिए ये एक रिकॉग्नाइज्ड इशू हो चुका है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने एक्चुअली, है ना। ये जो आपने सवाल किया है ना, ये इनडायरेक्टली एक बीमारी नहीं चली हुई है, इसको कहते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम ये बहुत ही फेमस आज के डेट में टर्मिनोलॉजी आ चुकी है मार्केट में। उसमें क्या होता है ना कि जो स्पेशली जो मिलेनियल्स हैं या फिर पोस्ट मिलेनियल जनरेशन के जो लोग हैं, उनकी आदत बड़ी है कि मोबाइल पे हमेशा पहले मिलेनियल किसे कहते हैं, पोस्ट मिलेनियल किसे कहते हैं, वो बताइए, नहीं तो लोग तो बाउंस मार देगा ना। अच्छा, मतलब स्पेशली जो 2000 के बाद जो लोगों का जन्म हुआ उनमें ये चीज ज्यादा कॉमन है। 82 से बाद वाले के जन्म वाले लोग को मिलेनियल में 20 साल के आसपास के अभी एज ग्रुप के जो लोग हैं, या उनसे थोड़ा कम, या 21-22 मान लीजिए उस एज के ग्रुप में मिलेनियल, मतलब कि 2000 के पहले पोस्ट मिलेनियल जो अभी जेंसी जिनको हम लोग कहते हैं ना, ज्यादातर इन लोगों में कॉमन ज्यादा पाया जा रहा है। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम में क्या होता है ना कि कंटिन्यू स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया लोगों का। मतलब जब हम बड़े हो रहे थे ना, मतलब मुझे याद है कि 10th क्लास तक तो हम लोगों ने मोबाइल, स्क्रीन टाइम इतना था ही नहीं, और स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया ना, तो स्क्रीन टाइम होने से कैसे स्क्रीन टाइम हो गया, गर्दन यूजुअली लोग फ्लेक्स रख रहे हैं जो इसका नॉर्मल पोजीशन नहीं है, इसी की वजह से नेक पेन वगैरह बहुत हो रहा है इन लोगों को। ऊपर से इन लोगों की इन लोगों के नहीं, मतलब कि जो यंगस्टर्स हैं ये अपनी डाइट भी उतनी अच्छी नहीं रख रहे हैं, सनलाइट जंक फूड पे ज्यादा बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, सनलाइट एक्सपोजर कम है, तो विटामिन डी की भी डिफिशियंसी। सनलाइट मतलब विटामिन डी का आपके पास ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले पाते हैं, विटामिन डी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ओवरऑल ये 2-3 प्रॉब्लम्स की वजह से यंग जो लड़के हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं, जो यंग, मतलब डिजिटल लाइफ का बहुत बड़ा रोल है इसमें। डिजिटल लाइफ का रोल है इसमें, है ना। बट स्टिल इसमें ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हर जनरेशन को आप लेबल कर सकते हो। मेरे पास जेंजी के भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जो अपने पेरेंट्स को इलाज करा रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने 5-5 दिन एडमिट रह रहे हैं, तो हम लोग रेगुलर मिल रहे हैं सुबह शाम, ऑपरेशन के पहले समझाना, ऑपरेशन के बाद काउंसलिंग करना, 1000 इंटरेक्शंस रहता है। मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीन टाइम बहुत सारे बच्चों का नहीं भी है। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि हर जनरेशन में हर टाइप के लोग हैं, लेकिन एक टेक्स्ट नेक सिंड्रोम एक बहुत ही खराब इशू है। मैं सजेस्ट किसी को, आपके व्यूअर्स को, जो भी लोग सुन रहे हैं उनको मैं जरूर बोलूंगा कि स्क्रीन टाइम अपना कम से कम रखें। स्क्रीन टाइम अच्छी चीज नहीं है, ये स्क्रीन टाइम आपको डिसोशिएट कर रही है, और प्रॉब्लम जैसे टेक्स्ट नेक सिंड्रोम की तरफ। स्क्रीन टाइम यानी कि मोबाइल के को फेस कम से कम किया जाए, क्योंकि भाई दैट इज कॉल्ड स्क्रीन फेस। तो उससे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल को अपना चेहरा ज्यादा मत दिखाए, किसी को भी ज्यादा। देखिए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। हम सभी लोग सिनेमा देखते हैं, बिल्कुल, हिंदुस्तानी सिनेमा, इंडियन सिनेमा हो या विदेश, ये हॉलीवुड की अच्छी मूवीज हो, जो आती है हम देखते हैं। आप किसी भी एक्टर को देखें फोन में लगे रहते हुए, अगर मेन लाइन जो स्ट्रीम लाइन जो सिनेमा है, जितने भी बड़े आपको लोग मिलेंगे, ज़्यादातर वो लोग पब्लिक स्पेस में, जितने भी बिलियनियर्स हैं, जितने भी आपको जो सोशल एक्टिव लोग हैं, जो रिमार्केबल इफेक्ट्स डाल रहे हैं लोगों की लाइफ में, उन सब लोगों का आप वीडियोस देखना, आप उनकी एक्टिविटीज ना, कोई स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं रखता है। मैं बताता हूँ आज के डेट में भी टेक्स्ट बुक जो है, जो नॉवेल्स आती हैं, जो पढ़ने की आदत है, जो पेपर वाली, वो आज भी स्टैंडर्ड है, और मुझे नहीं लगता है वो कभी रिप्लेस भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है हो, लेकिन अभी तो लंबे समय तक नहीं होने वाली, उसका अभी प्लेस अभी जगह पे है। अच्छा, अरिथ्राइटिस यानी गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये दोनों बीमारियां हैं, इनमें क्या अंतर है और इनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए आर्थराइटिस अपने आप में एक अलग चीज है, ऑस्टियोपोरोसिस अपने आप में अलग चीज। आर्थराइटिस होती है जोड़ों की बीमारी, जोड़ों की बीमारी। गठिया भी अलग अलग प्रकार से होता है। गठिया बाई करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जो जेनेटिक होता है, परिवारों में होता है, परिवार में किसी को होता है तो उसके परिवार में दोबारा होने का चांस ज्यादा होता है, ये रूमेटॉइड होता है। एक प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है जो हिप और नी का होता है, जो इंडियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। ये आर्थराइटिस के दो मोड, उसके अलावा भी होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने से भी आर्थराइटिस हो सकता है, और भी 1000 कारण है आर्थराइटिस होने के। तो यूरिक एसिड के बढ़ने से अरिथ्राइटिस हो गया, तो क्या यूरिक एसिड कंट्रोल कर लें तो क्या अरिथ्राइटिस गायब हो जाएगा? यूरिक एसिड से बढ़ता है जो हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं, उसके वजह से गाउटी आर्थराइटिस होता है। जो पैर होता है उसका फर्स्ट जो जॉइंट होता है,
और जो टो में? ग्रेट टो वाला जो जॉइंट होता है उसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन जो सोसाइटी में ज़्यादा प्रिवलेंट है, जिनके ज़्यादा लोग परेशान है, वो नी आर्थराइटिस है। नी आर्थराइटिस का क्या है कि जो डाटा आ रहा है हम लोग के सामने, वो बताता है कि जैसे वेस्टर्न पॉपुलेशन में ये माना जाता है, जैसे पहला बात तो ये क्लियर होता है ना, हर किसी का पैर थोड़ा टेढ़ा है, किसी का पैर पूरी तरह से सीधा नहीं है। इसकी अपनी स्टडीज हैं, उसमें बताया जाता है कि मीन जो होता है, जो एवरेज होता है, वो 3 डिग्री होता है वेस्टर्न पॉपुलेशन में। लेकिन जब वो वही स्टडी जब इंडियन पॉपुलेशन में जब की गई है, उसमें वो आता है 6 डिग्री, यानी कि वेस्टर्न पॉपुलेशन से डबल। तो ये माना जा रहा है कि नी प्रॉब्लम्स इंडियन पॉपुलेशन में होगी और बहुत ज़्यादा होगी। अभी आने वाली संभावना है। हाँ, और ज़्यादा होगी। खासतौर पे अब जो लोग जो एल्डरली एज ग्रुप में जो इंटर कर रहे हैं, उनका मोर लाइकली है, क्योंकि वो एक नहीं ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस अपने आप में वो अलग बीमारी। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है, ये जोड़ों की बीमारी है आर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है। उसमें क्या होता है ना कि हड्डी बाहर से तो ठीक ही दिखता है ना, अंदर से कमजोर, अंदर से खोखला हो जाता है। इसको मतलब जैसे पोर पोर मतलब होता ही है छिद्र। जैसे कि आपको मैं कैसे बताऊँ, कोई एक संस्था है, अब किसी तरह लिपापोती करके वो चल रही है, लेकिन अगर अंदर से खोखली हो जाएगी तो आज न कल कोलैप्स करेगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस वही चीज है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है ना कि ना पोर्स, हड्डी के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑस्टियोन्स हैं, उसमें काफी डिग्रेडेशन हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस भी अलग अलग टाइप की होती है। क्लासिकली हम लोग कितनी बार बोलते हैं कि कोई बीमारी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस, उसको सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है एल्डरली पॉपुलेशंस में होता है, जो मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। एक स्पेशल कैटेगरी होती है जो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होती है, जो लेडीज लोगों का जो मासिक धर्म आता है, वो जब खत्म हो जाता है आना एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे, उसके बाद कितने मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज के बाद से ऑस्टियोपोरोसिस के अलग प्रिवलेंट है। तो ऑस्टियोपोरोसिस अपने आप में एक ब्रॉड हेडिंग है। पहले पकड़ना जरूरी है कि बीमारी कहाँ से आ रही है। हम लोग तो ऐसे अप्रोच करते हैं पेशेंट्स को। जरूरी है प्रॉब्लम्स को जड़ तक जाना। जब तक हम लोग प्रॉब्लम्स की जड़ तक नहीं जाएंगे, पैर का दर्द हो रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस है कि आर्थराइटिस है, तो बताना मुश्किल है। ऐसे जहाँ तक हम जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद अगर वो ज्यादा, उसका भी कोई स्टेज है, अगर ज्यादा हो जाए तो चलते चलते या छींक आ जाए ज्यादा तेज, तो उस दरमियान भी आपकी हड्डियां ब्रेक कर सकती हैं। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, जो सोशली अवेयर लोग हैं, मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो अपने हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। मैं यही बोलूँगा जिसको भी अपने शरीर का बहुत अच्छा ध्यान रखें, स्पेशली बोन्स का। जब आप एल्डरली हो जा रहे हैं, 50, 55, 60 में आप जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी बहुत हद तक डिपेंडेंट है बोन्स के ऊपर, आपके हेल्थ के लिए, आपकी मूवमेंट्स के लिए। अगर आपने कार्डियक हेल्थ का आप ध्यान रखते हैं, लंग्स हेल्थ का ध्यान रखते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, तो बोन्स का भी हेल्थ का ध्यान रखिए। डेली एक्टिविटी अपना हाफ रखिए, है ना। हमारा शरीर को रोकने के लिए नहीं बनाया गया, चलने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। रोज सुबह आधा घंटा अगर आप वॉकिंग भी करते अच्छा, हैं, वॉकिंग से या रनिंग से इस पर क्या फर्क पड़ता है? क्या बहुत अच्छा बोन पर फर्क कोई पड़ता है। फर्क पड़ता है? इसको स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस बोन को मिलता है उतना वो मजबूत होता है। इसका एक टेंशन स्ट्रेस का एक कंसेप्ट होता है, बहुत फेमस स्टडी है। ये फिजिक्स का लॉ है एक, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। एक लॉ है कि जितना बोन पे स्ट्रेस पड़ता है उतना वो मजबूत होता है एक्चुअली। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, जैसे 50-55 ईयर्स ओल्ड लेडी है, अगर वो चढ़ सकते, जितना वो सीढ़ी पे चढ़ेगी उतरेगी ना, उतना उसके बोन पर नीचे से स्टिमुलस होता है और उतना बोन मजबूत होती है। अच्छा, मान लीजिए घुटने में दर्द जो होता है, तो घुटने में दर्द होता है, सीढ़ी पर चढ़ने में घुटनों में दर्द होता है किसी को, अगर वो कम दर्द कर रहा है तो क्या वो सीढ़ी पे लगातार चढ़े कि नहीं चढ़े? देखिए, इसके भी अप्रोच करने के दो तरीके हैं, मैंने जो देखे हैं। घुटने का दर्द मतलब कि मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात कर रहे हैं। कितने लोग क्या करते हैं ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस में अर्ली पेन होता है, जिसको उसको स्टार्टअप पेन करते हैं। शुरू में वो लोग दर्द चलना शुरू करते हैं तो दर्द होता है, 5-7 मिनट में उनका जो कार्टिलेज है उसमें फ्लूइड का कैपेसिटी अच्छा हो जाता है, तो पेन चला जाता है। उसको कहते हैं स्टार्टअप पेन। स्टार्ट में थोड़ा सा पेन होता है, ठीक है ना, फिर बाद में उनकी लाइफ नॉर्मल होती है। ये यूजुअली मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ज़्यादातर लोगों को होती है उसमें होती है। तो वो सोचते हैं कि भाई हम तो चलना शुरू करते हैं तो दर्द हो जाता है, 10-15 मिनट में दर्द चला जाता है, फिर उसके बाद तो मैं क्यों डॉक्टर को दिखाऊं। यस। लेकिन वही जब कंटिन्यू, पहले 10 मिनट होता था, जब 15 मिनट हो रहा है, अब आधा घंटा हो रहा है, अब तो मैं चलूंगा फिरूंगा नहीं, अब तो कंटिन्यू दर्द रह रहा है, तो प्रोग्रेस कर रहा है, तो आप उसको अर्ली दिखाइए। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, सीढ़ी पे चढ़ने उड़ने का जो कितने लोग स्टार्टअप पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। क्या करते हैं ना कि जैसे पेन दर्द होना शुरू किया तो आप सडनली अपनी एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो उसमें गेट मैकेनिज्म से ना वो पेन टेम्पोररी शट डाउन हो जाता है। जैसे ही वो स्टार्टअप पेन चला जाता है, अपनी एक्टिविटी नॉर्मल कर लेते हैं। ये भी बहुत कॉमन फिनोमिनन है। तो कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उसको क्यूरेट आउट करना पड़ेगा, उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, आपके स्ट्रेंथ को
और आपकी जो वीकनेसेस हैं उसको हमें फोकस करना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, कस्टमाइज्ड मानिए आप, है मतलब ना। मुझे जानना है, चाहे दर्शकों को जानना ये है कि अगर मान लीजिए पेन होता है, कभी हुआ और उसके बाद पेन नहीं हो रहा है, उसके बाद हमारा अभी पेन नहीं है, मान लीजिए हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ना बेनिफिशियल है जैसा कि आपने बताया, तो क्या हमारा कभी दर्द हुआ था उसके बाद नहीं होता है? कभी नहीं होता है, और उसके बाद सीढ़ी पे हम कंटिन्यू चढ़ें तो वो बेनिफिशियल है क्या हार्मफुल है? अगर जैसे एज पे डिपेंड करता है, मान लीजिए कोई 50 मेरा 43 ईयर्स है। तो आप सीढ़ी पे चढ़िएगा उतरिएगा तो आपके बोन पे स्ट्रेस बढ़ेगा, तो मोस्ट लाइकली है कि आपके बोन्स और मजबूत होंगे, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन आपके नी में पेन हुआ तो कभी हुआ होगा तो स्पाज्म से हो गया होगा। कितनी बार क्या होता है कि क्रैम्प्स हो जाते हैं। कभी कभी हुआ है कारण जैसे है कि चलने में फ्लूइड दर्द लॉस, करने लगा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फ्लूइड लॉस। आप रात में सिर्फ 1 लीटर पानी रात में सोने के समय पीजिए रेगुलर बेसिस पे, और आपके फ्लूइड लॉस वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कितनी ORS वगैरह सप्लीमेंट्स वगैरह बढ़ाइए, कितनी बार फ्लूइड लॉस की वजह से नी पेन हो जाता है, तो वो तो कस्टमाइज चीज़ है। लेकिन अगर जनरली आप देखिए, कोई अगर स्टेब्लिश होने चाहिए चीज़ें कि आपको प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और किस स्टेज में है, उस समय उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, कोशिश तो करना है क्या patient इसका को। कोई टेस्ट होता है कि जिससे पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं? बिल्कुल है, क्यों नहीं, हर चीज़ की टेस्ट है ना। ऑस्टियोआर्थराइटिस का टेस्ट है, पहला तो हम क्लिनिकली भी बहुत कुछ हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कोई भी टेस्ट करने के पहले अधिकांश डॉक्टर है, ज़्यादातर डॉक्टर्स, मैं जितने लोग जानता हूँ एटलीस्ट वो लोग पहले पेशेंट से बात करना पसंद करते हैं। आप देखे होंगे कितने सारे डॉक्टर के पास आप जाइएगा, रिपोर्ट निकालने लगेगा तो बोलेंगे रिपोर्ट रखिए, पहले मरीज से बात करने दीजिए हमें। क्लिनिकली हमें आइडिया तो लगे कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, वो बात उसको नहीं solve- करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं। हम लोग कितनी बार क्लिनिकली बता सकते हैं कि पेशेंट की ऑस्टियोआर्थराइटिस किस स्टेज में है, पेशेंट का विदाउट जांच, हाँ विदाउट पेशेंट को देख के, घुटना देख के, उनकी हड्डियों को प्रॉब्लम देख को के, सुन के। एक्सरे देख करके तो हम लोग तो बहुत हद तक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक प्लेन हिप के एक्सरे से हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस मोस्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हालांकि उससे महंगे महंगे भी जांच होती है, BMD होती है, DEXA स्कैन होते हैं, पर वो भी किया जा सकता है, उसमें मेरे को गलत नहीं लगता है। वो बहुत अच्छा एक्यूरेट जांचें हैं जो एक्सरे को यूज़ करती है बोन की डेंसिटी को जांचने के लिए, और उसका सही इलाज उसके रास्ते से बढ़ाया जा सकता है। पर एक अच्छा क्लिनिशियन सिर्फ एक एक्सरे, प्लेन एक्सरे देख अभी करके आपने भी बोला आपका- बोन की डेंसिटी बढ़ाई जा सकती है, हाँ हाँ, क्या है बोन की डेंसिटी? बोन की वही पोरस जो आप बोल रहे थे, कितना वो अंदर से मजबूत है, मतलब उसके अंदर बीच का बारूद गैपिंग कितना- कम है कि ज्यादा है ये? गैप, जैसे क्या होता है ना कि ना बोन एक लिविंग टिश्यू है। क्या होता है, मेन प्रॉब्लम हो जाती है ना, हड्डी के डॉक्टर से बात करते हो हम लोग बोन को एज ए लिविंग टिश्यू की तरह समझते हैं, लेकिन जनरली कितने लोग इसको लकड़ी की तरह समझता है। तो वो माइंडसेट की प्रॉब्लम है। बोन्स को हम देखते हैं तो हम बोन में एक लाइफ अरे देखते भाई, हैं, है ना? बोन भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल से बना हुआ है। हाँ, लेकिन जैसे हम छोटे थे तो छोटे थे, बड़े हुए तो बच्चे बड़े हुए, हम बड़े हुए तो हड्डी भी तो हमारी बड़ी हुई। वैसे ही बोन की एक्टिविटी अपनी होती अरे है, लाइव है ना? लाइव है, एकदम हाँ। लाइव है। तो बोन की डेंसिटी बढ़ानी है हमें, तो बोन की एक्टिविटी बढ़ानी है, बोन बनाने वाले सेल्स की एक्टिविटी बढ़ानी है, बोन हटाने वाले, बोन को जो खींच रहे हैं बोन, उनकी एक्टिविटी कम करनी है। तो ऐसे हमें उसको ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट के भी अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, हम डाइटरी टेस्ट चेंजेस कहते हैं, हम एक्टिविटीज़ कहते हैं, फिजियोथेरेपी हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, स्टार्ट कराते हैं। कुछ मेडिसिन भी आती हैं इसकी, बहुत अच्छी काम करती हैं। अच्छा, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट वर्ड होता है, और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में हिप रिप्लेसमेंट होता है, फिर से replacement नी रिप्लेसमेंट होता है। ये ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हो जाने के बाद क्या मरीज पहले जैसा ठीक से चल सकता है, मतलब पहले जैसा रह हाँ, सकता है? क्यों नहीं। इसकी नौबत क्यों आती है, पहले ये बताइए। देखिए, उसके हजार कारण है। जैसे हिप रिप्लेसमेंट का इंडिया में पॉपुलेशन कम है, हिप आर्थराइटिस हिंदुस्तान में, इंडिया में कम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हमारा नेचुरली पैर अंदर की तरफ ज्यादा टेढ़ा है, इसकी वजह से हमारे हिप पे प्रेशर हमेशा कम रहता है। आप US में आप सुनिएगा कि हर वहाँ पे 10 आदमी में लोग, एक आदमी कहेगा हमने हिप कराया हुआ है, हम, लेकिन इंडिया में हिप इतना कॉमन नहीं, इंडिया में नी ज्यादा कॉमन है। अच्छा, यूरोप में क्यों है वहाँ ज्यादा और इंडिया में? बताया ना मैंने आपको, उनका पैर अंदर की तरफ में सिर्फ 3 डिग्री टेढ़ा है, जो कॉकेशियन पॉपुलेशन में है, जो रिसर्च आता है, जबकि इंडियन पॉपुलेशन में वो 6 डिग्री है। अच्छा, वही रीजन। तो हम लोग तो उसी रीजन को मान के चलते हैं। हजार उसके और भी थीसिस है, तो मान लीजिए कि एक थ्योरी है, पर ये मोस्ट एक्सेप्टेबल रीजन क्या अपने इंडिया में क्या रीजन हो जाता है कि हम ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की ओर बढ़ते हैं? देखिए, हम नहीं, ये इंडिया में आप ऐसे समझिए कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट किसको करानी है, किसी का नी आर्थराइटिस है या हिप आर्थराइटिस है, उसका हड्डी पे हड्डी टकरा रहा है, उसके अंदर का कार्टिलेज खत्म हो चुका है, और
जब रात में जब वो सोता है तो मसल का टोन कम हो जाता है, क्या कोई फ्लूइड भी पाया जाता है इसमें? मसल का टोन कम हो जाता है, मसल का टोन कम हो जाता है तो हड्डी पे हड्डी और ज़्यादा टकराता है, उसकी वजह से बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। और वो पेन किलर तो हम देना नहीं चाहते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि पेन किलर के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होती हैं, तो इनको हम लोग सर्जरी की एडवाइस करते हैं। फ्लूइड तो बहुत अर्ली स्टेज में कम होना शुरू होता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसकी 4 स्टेजिंग है। एक स्टेज ऐसा है कि उसमें स्टार्ट होता है, जिसमें स्टार्टअप पेन के बारे में मैं बता रहा था ना आपको, जो माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स होते हैं उनमें स्टार्टअप पेन्स होते हैं, जिनमें फ्लूइड लॉस होना स्टार्ट होता है, जिनमें बोन साइड साइड बनने शुरू होते हैं। लेकिन हम लोग नी रिप्लेसमेंट उन पेशेंट्स को नहीं बोलते हैं जिनमें हल्का सा ग्रीस कम हुआ, हल्का सा ज्वाइंट स्पेस कम हुआ, उनको हम ऑपरेशन के लिए नहीं बोलते हैं। हम ऑपरेशन के लिए उन मरीजों को बोलते हैं जिनके पूरी हड्डी पर हड्डी टकरा रही मतलब है। जिनका ऑप्शन खत्म हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब जब तक आप ऑप्शन आपने मेरे क्रिएट मन कर की सकते बात सुन समझ ली और अरे भाई बोल दिया कहा नहीं ना। मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं भाई, हाँ तो मतलब ऑप्शन जब खत्म हो जाए तब हम करेंगे। जी जी, कोई और चीज काम नहीं कर रही है, एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो रहा, एक्सरसाइज से नहीं हो रहा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, दैट्स व्हाई इट इज ओनली द ऑप्शन। इट इज द लास्ट रिजॉर्ट। अब बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है सर, आपको मैं बताता हूँ, आप इसके बारे में खुद पढ़िए। हिप रिप्लेसमेंट को सर्जरी ऑफ द सेंचुरी भी कितने लोग कहे हैं, कितने ऑथर्स ने बोल रखा है। जैसे आपने सीएबीजी के बारे में सुना होगा, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, लैब कोलिसिस्टमी होते हैं, वो बड़े सेटिस्फाइंग सर्जरीज हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं, यानी long term results हैं। कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद आदमी पहले जैसा फिर से हो सकता है हाँ जी बिल्कुल, और पहले से बेहतर भी हो सकता है। बेहतर तो देखिए एक पर्सनल इश्यू होता है, लेकिन आप एक पर्सन का जो हिप के रिलेटेड आप मूवमेंट देखिएगा, जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद सिर्फ फ्री आर्थराइटिक हिप को हम लोग रिक्रिएट कर सकते हैं। और हम तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से करते हैं। मैं जो हिप रिप्लेसमेंट करता हूँ उसमें एंटीरियर अप्रोच से करता हूँ, उसमें पेशेंट को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जमीन पे भी बैठ सकते हैं, अपना एक्टिविटी सारी कर सकते हैं। मतलब इसका अच्छा मतलब रिजल्ट होता है। बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, आपको मैं बता रहा हूँ, इसको सर्जरी ऑफ द सेंचुरी भी लोगों ने बोला हुआ है। किसको, हिप वाले को कि नी वाले को? हिप वाले को। और नी वाले को? नी वाला तो इसमें नी वाला के चांसेस एक्चुअली कितने? नी वाला एक्चुअली रिप्लेसमेंट नहीं है, हम्म, उसको रिप्लेसमेंट एक सोशल टर्म हो चुका है, और वो एक सरफेस आर्थोप्लास्टी है। उसमें क्या करते हैं ना, हम लोग पूरा नी को नहीं बदलते, हिप में जो है ना उसके बायो मैकेनिज्म को हम लोग पूरा चेंज कर देते हैं, है ना? अच्छा। लेकिन जो हिप जो है ना उसमें हम लोग जो नी जो है, सॉरी, नी में जो डिजेनरेटेड कार्टिलेज है उसकी हम लोग सफाई कर देते हैं, उसकी जगह हम लोग सिर्फ सरफेस उसका चेंज कर देते हैं, और बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक आता है उसको लगा देते हैं, और उससे पेशेंट का दर्द ठीक हो जाता है। चलिए बहुत ये बढ़िया। मतलब ये मेरा बनाया हुआ बात नहीं है, मैं मतलब ये एक एस्टेब्लिश सर्जरीज है जो हजारों लाखों सेंटर्स पे लाखों करोड़ लोगों ने कराई हैं, और ये पिछले 40-45 साल से ये हो रही हैं, पिछले 15-20 साल से बहुत तेजी से हो रही हैं। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो मॉडर्न इम्प्लांट्स आ गए हैं, मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, उसके वजह से क्लियर कट एविडेंस बताता भी है कि पेशेंट की लाइफ बहुत अच्छी होती है, पेशेंट की दवाइयों की नीड कम हो जाती है, पेशेंट का रात का दर्द कम हो जाता है, पेशेंट की एक्टिविटीज इंप्रूव हो जाती है, पेशेंट का इमोशनल वेलबींग बेटर हो जाता है, पेशेंट का सोशल इंटरेक्शन बेटर हो जाता है, और डेफिनेटली मुझे ये लगता है इन सब चीज़ों से पेशेंट की लाइफ भी बेटर होती है, लाइफ प्रोलॉन्ग भी होती है शायद शायद से। बहुत, जब सब तरह से फिट होंगे तो अपने आप लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। बेटर लाइफ होगी। और किसी ने बड़ी अच्छा कहा कि 100 साल की गीदड़ की जिंदगी से अच्छी शेर की 1 साल की जिंदगी है। हाँ लेकिन मतलब ये नहीं, ये तो देखिए कि अध्यात्म की बात होगी, हम मेडिकल साइंस के हिसाब से सोचें तो हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है अगर वो बहुत डेड भी आता है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट को हम बचा सकते हैं, हम उसमें आधा घंटा सीपीआर करते हैं, ये इसीलिए प्रोटोकॉल है हमारे लिए, तो हर लाइफ इतना मैटर करता है, तो हम उस पेशेंट को कैसे छोड़ दें जो अपने 70 साल की उम्र में घुटने पकड़ के बैठा है, उसको तो एक लंबा जीवन है वहां से, आज नहीं तो कल हम भी उस एज में होंगे, आप पहले पहुंचेंगे हम आपके 5-7 साल बाद, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। लेकिन हम भी उस एज में जाएंगे ही। तो हम लोग भी चाहते हैं कि सोसाइटी में उस समय जो हमारी जगह पे, जब हम उस जगह पे हो, तो सोसाइटी को आप जैसा दोगे वही ना आपको देगी वैसा। जब आप केयर प्रोवाइड करोगे, तो जब आप एल्डरली होगे, सोसाइटी आपको केयर प्रोवाइड करेगी। अच्छा, लिगामेंट टियर क्या होता है? लिगामेंट जो होती है, जैसे घुटने में ज्यादातर होते हैं लिगामेंट्स टियर। घुटने में क्या होता है, बोन्स को बोन्स से साथ जोड़ने वाली लिगामेंट्स होती हैं, कुछ 4 से 5 मुख्यतः होती है। एंटीरियर क्रूसेट होती है, एक पोस्टीरियर क्रूसेट होती है, एक मीडियल कोलैटरल होती है, एक लैटरल कोलैटरल होती है। ये एक बहुत मजबूत ढांचा होती है जो हड्डी के एक कोने को दूसरे कोने से रखती है। फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं। बहुत मजबूत एक लिगामेंट होता है ये। कितनी बार एक्टिविटीज के समय में, पैर मुड़ जाने के समय में, कितनी बार
पैर मुड़ा, घुटना चल रहा है स्पोर्ट्समैन को नहीं। ज्यादा ये इफेक्ट स्पोर्ट्स में करता है। आजकल बढ़ गया एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स सभी लोग इंथुसियास्ट हुए हैं, स्पोर्ट्स में ज्यादा हो रहा है, लेकिन जनरल पब्लिक को भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ मैंने स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्समैन को हाँ, ज्यादा सुनने में ये मिलता है। स्पोर्ट्स में ज्यादा इसको मार्केटाइज्ड है। लेकिन आप देखिए कि किसी एक पर्सन है, वो भले ही स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो, पर वो अपने लिए 100% है। अगर उसका लिगामेंट टियर होता है तो उसको अपना चिंता नहीं है कि मेरा भी पैर ठीक हो। अच्छा, लिगामेंट टियर होता है तो इसकी पहचान कैसे होती है कि लिगामेंट टियर है? देखिए पहचान क्या है कि पेशेंट कब आता है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर टियर होने के कुछ घंटे बाद आएगा तो उसका घुटना सूजन होता है, पैर मुड़ता नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि दवाइयाँ और बेल्ट या प्लास्टर या फिर कुछ सपोर्ट क्रेप बैंडेज से बहुत जल्दी रिकवरी भी होती है उसमें, बिना ऑपरेशन के भी। लेकिन जब घुटना पूरा शांत हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जब वो उसमें दर्द चला जाता है, दर्द मिनिमल हो जाता है, सूजन खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, तो उसमें जो लिगामेंट टूट गया वो वापस तो जुड़ता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसको दोनों तरफ से वैस्कुलरिटी वैसी नहीं होती। तो क्या होता है ना कि ना हड्डी को हड्डी से पकड़ने वाला एक मजबूत ढांचा चला जाता है, तो उसको हड्डी घसकने लगती है, चलते फिरते वक्त दिक्कत यानी कि होता है, वो गिरने के वक्त फ्रैक्चर होने का वो चांस छुपा बढ़ हुआ जाता है। दुश्मन हो जाता है। दुश्मन हो जाता है, हाँ ऐसा बोल क्योंकि सकते वो हैं। मान लीजिए कि ठीक भी हो गया, दर्द ठीक भी हो गया और प्रॉब्लम वैसे का वैसा ही रह गया। मान लीजिए कि बोन को नहीं, बोन से जो दर्द अटैच का, करता हाँ। है लिगामेंट, वो तो टूट चुका नहीं, है। कितनी बार जरूरी नहीं है कि मतलब कि लिगामेंट टूट गया है तो उसको तुरंत हम लोगों को ये करा देना है, एमआरआई करा देना है, ऑपरेशन करा देना है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि घुटने को शांत होने देने देना है पहले। घुटना जब वो शांत होगा तभी ऑपरेशन के बाद रिकवरी के चांसेस भी बेटर होते हैं। और दूसरा चीज ये कि मतलब घुटने को शांत कितने देर तक रखा जाएगा? कम से कम 2 से 3 हफ्ते में वहाँ की स्वेलिंग, पेन वगैरह कम हो जाए, मूवमेंट वगैरह अच्छी खासी आ जाए, तो लिगामेंट टियर जो एसीएल टियर जैसे होता है, एसीएल टियर की वजह से इनस्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एसीएल टियर क्या है? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो लिगामेंट टियर आप बोल रहे हैं ना, उसी को एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो मोस्ट कॉमन लिगामेंट तो टियर हाँ, है इंडिया में वर्ल्ड ओवर भी वर्ल्ड यही है। हाँ, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। और उस टियर होने से क्या होता है ना कि ना हड्डी पे हड्डी खसकती रहती है। आपको समझिए, नाम ही से समझ जाओगे एंटीरियर क्रूशिएट, यानी कि एंटीरियर आने से वो रोकती है घुटने को, है ना। तो उससे क्या होता है, वो टूट जाती है तो अपने आप लचकता है, आदमी चलते वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करता है। हम लोग इसको मेडिकल साइंस टर्म में इनस्टेबिलिटी कहते हैं, है ना। इनस्टेबिलिटी से क्या होता है ना कि किसी भी इंसान को अपने घुटने में कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो आदमी एक हिचकिचाएगा चलते वक्त, दौड़ते वक्त, हजार तरह की प्रॉब्लम्स होती मतलब दौड़ रहे हैं कहीं दर्द ना हो जाए, चल रहे हैं कहीं दर्द ना हो दर्द में गिरने का डर रहता है ना। जाए, गिरने का डर। हाँ, जैसे मान लीजिए कि पैर पे पैर खसक रहा है तो दौड़ेगा कैसे, सोचेगा दौड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, वो अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता है। हालांकि इसकी भी सर्जरीज होती हैं, ये भी बहुत सक्सेसफुल सर्जरीज होती अच्छा, है। इसका सर्जरी ही उपाय है कि दवाओं से भी? और देखिए स्टेज पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो लिगामेंट टियर आया वो किस स्टेज में आया है, वो डिपेंड करता है कहाँ से एसीएल टियर हुआ। कितनी बार क्या होता है कि एक मिनिमल टियर है फीमोरल, जैसे पार्शियल टियर है फीमोरल अटैचमेंट, जैसे लिगामेंट है ना फीमर और टिबिया के बीच में है, नीचे टूटता है तो जल्दी हीलिंग नहीं हो पाती है ना। लेकिन वही ऊपर की तरफ में वैस्कुलरिटी थोड़ी बेटर होती है, कितनी बार वहाँ पार्शियल टियर अपने आप भी जुड़ जाता है, उसके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसके बारे में मेरा वीडियो भी है, आप लोग शायद सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, कि कितनी बार हमने कितने पेशेंट्स को एसीएल टियर के पेशेंट्स को हमने बिना ऑपरेशन के भी ठीक किया है। तो वो स्टेज पे डिपेंड करता है, ग्रेड पे डिपेंड करता है। और कितनी बार क्या होता है, बहुत सीवियर आर्थराइटिस है और वो गिर गया, उसका लिगामेंट टूट गया, तो उसकी क्यों ऑपरेशन करनी है, उसको ऑलरेडी घुटना खराब होगा, 4-5 साल में, 2 साल 3 साल में ऑपरेशन होना है उसका, तो क्यों उसका लिगामेंट की सर्जरी करनी है। तो सर्जरी हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जब सर्जरी सॉल्यूशन तो सर्जरी सॉल्यूशन है, ये बात है। अच्छा, हड्डियों और जोड़ों को सब कोई चाहता है कि हमेशा स्वस्थ रखे, जीवन भर स्वस्थ रखना हो, तो उसमें एक्सरसाइज और डाइट का कितना रोल होता है? सबसे बड़ा रोल माइंडसेट का होता है कि आप अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अपने डाइट एक्सरसाइज पे कितना काम कर रहे हैं। कहने की ना इसका लॉन्ग टर्म एविडेंस जो है ना दर्शाता है कि आपने डाइट अपने सुधारी, आपने डाइट का बहुत रोल है भाई। आपने दूध लिया, दही लिया, पनीर लिया, आपने अंडे लिए, आपने कैल्शियम के अपने सारे के सारे अपने डाइट में अपने ऐड कर लिए, पर आपने 6 हफ्ते किए, फिर 6 हफ्ते बाद अपना फिर आप भूल गए। तो मेरे को जो महसूस होता है ना कि लोग इस पर सुधार करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, और उस एफर्ट्स को लॉन्ग टर्म तक रेगुलरिटी नहीं सस्टेन नहीं रखते हैं। करते हैं। मतलब वैसे रेगुलरिटी एक्टिविटीज के नहीं। बारे में, भाई अब तो वजन बढ़ गया है, अब हम दौड़ेंगे, हम अपना हड्डी कमजोर, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि घुटना आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, आपके फीमर में, आपके स्पाइन में, अब आपको एक्टिविटी बढ़ानी है, एक्टिविटी बढ़ाई भी आपने 3 हफ्ते आपने वॉकिंग की, उसके बाद से कोई फंक्शन आया, उसके बाद से आपने अगले दिन छोड़ा, उसके बाद से आपने एक्टिविटी डाउन कर दी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
डाइट की हम लोग क्या इशू होता है ना, जब हम किसी से बात करते हैं तो मैं देखता हूँ कि लोग फोकस कर रहे हैं डाइट में क्या करना है, एक्टिविटी में क्या करना है। मैं ये बोलूंगा कि आप उसके एफर्ट्स डाल रहे हो तो सब जगह आपको मिल ही रहा है, लेकिन आप एफर्ट्स डालो उसको सस्टेन करने का। मुझे लगता है उससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। मतलब डाइटिंग और एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके साथ रेगुलरिटी को। उसके बराबर इंपॉर्टेंट है उसको मेंटेन भी करना। यानी इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है ना? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अच्छा, पोस्चर जो है हमारा, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, वो पोस्चर का हमारे रीढ़ की हड्डी से क्या संबंध है? और जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं वो लोग सही रहें इसके लिए उन्हें क्या करना है? देखिए पोस्चर क्या करता है ना, स्पाइन जो है उसके आगे भी मसल्स होती है, पीछे भी मसल्स होती हैं। पीछे की मसल्स ज़्यादा मजबूत होती हैं, वो क्या करती है ना, स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखती है ना। स्पाइन जब तक हमारा स्ट्रेट रहेगा तो पीछे की मसल्स जो है हमारी स्पाइन की मसल्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स हैं हमारे शरीर को, पोस्चर को, हमारे एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने में। स्पाइन की मसल्स, जैसे आपने सुना होगा डेडलिफ्ट वगैरह लोग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो ज़्यादातर यही जो कोर मसल्स हैं इनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। कोर मसल्स की जो स्केलेटन, जो आपने की जो स्पाइन या फिर हिप के अराउंड में जो मसल्स है ना, वो कोर मसल्स हैं जो आपके शरीर को स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करती है। जैसे तो स्पाइन में ना जो बैक की मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है, उसमें ताकत आना बहुत जरूरी है, वो पोस्चर को सही रखने के लिए जरूरी है। अब लोग क्या डिलिबरेटी करते हैं, अब आगे झुक के रेगुलर बैठे रहते हैं, ये तो होता है। देखिए 50-60-60 साल का आदमी है, किसको लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, लेग पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपने कैनाल को स्पेस बढ़ाने के लिए कभी कभी आगे झुक के रहता है, वो एक नॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोई यंग पेशेंट या यंग पर्सन है, वो कंटिन्यू अगर आगे झुक के रहेगा तो उसकी जो बैक की मसल्स है जिनको स्ट्रेट रहने के लिए भगवान ने या फिर नेचर ने उसको ट्रेन किया था, बनाया है, उसमें तो ओवरबर्डन हो रहा है ना, वो तो स्ट्रेच आउट हो रहा है। तो स्ट्रेच होगा तो वो अपने आप को मजबूत नहीं रहेगा, वीक होता जाएगा, तो आपका पोस्चर और खराब होता जाएगा। विशियस साइकिल है, जितना आप आगे झुकोगे उतनी बैक की प्रॉब्लम बढ़ेगी, जितनी बैक की प्रॉब्लम बढ़ेगी आप आगे और झुकने की कोशिश करोगे। अच्छा, बैक बोन को स्ट्रेट रहना चाहिए? स्ट्रेट नहीं, करेक्ट पोस्चर उसका ऐसे होता है ना, एक स्टैंडिंग स्ट्रेट पोस्चर होता है उसका। पोस्चर भी ना, उसके स्पाइन की भी अलग अलग उसमें वर्टिब्रास अलग अलग होती है, एरियाज अलग अलग होते हैं, लंबार अलग होता है, डॉर्सल अलग होता है, सर्वाइकल अलग होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना कि अगर किसी को पेट ज्यादा निकल जाता है तो उससे दिक्कत है ना, उससे क्या होता है? उससे बहुत बड़ा दिक्कत है। जैसे उससे क्या होगा ना, बैक बोन आगे की तरफ बढ़ जाता है, उसके बैलेंस घबरा रहा है ना। स्पाइन ऐसे होना चाहिए था, हाँ। पीछे की तरफ में हल्का सा कर्व होना चाहिए था लंबार स्पाइन। अगर किसी का एब्डोमिनल फैट बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो स्पाइन स्ट्रेट होने लगेगा ना, हाँ। स्पाइन स्ट्रेट होने लगेगा तो उनकी मसल्स स्ट्रेट हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, स्ट्रेच आउट होंगे, तो उनको मैकेनिकल पेन होगा। फिर उसके वजह से क्या होगा, आगे जो बोन्स है, जो वर्टिब्रल बॉडीज है, आगे में जो जॉइंट्स है, स्पाइन में जॉइंट्स होती हैं, फैसेट जॉइंट्स, 5-5 जॉइंट्स होती है घुटने की तरह, जो स्पाइन की मोबिलिटी देती है उनको, है ना, उन पे स्ट्रेस बढ़ जाता है तो वो हम जल्दी डिजेनरेट होने लगेंगे, उन पे लोड बढ़ जाएगा तो जल्दी वो खराब होने लगेंगे, वियर एंड टियर उनका फास्ट होने लगता है। तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। ये मुझे भी जरा प्रॉब्लम है ये, क्योंकि थोड़ी बहुत पेट के तो मालिक हम भी हैं। देखिए ओबेसिटी तो हिंदुस्तान मतलब इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए ओबेसिटी पे कंट्रोल करने की। ओबेसिटी तो मैं भी उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा भी वेट रिसेंटली बढ़ गया, मैं भी उस पर अपना वर्कआउट कर रहा हूँ वेट कम करने के बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है लिए। जी। अच्छा, बड़े शहरों में सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी आजकल हो रहा है। रोबोटिक सर्जरी क्या है, कैसे है, कामयाब है कि नहीं, और क्या इससे मरीजों को विशेष कुछ फायदा है? क्या रोबोटिक सर्जरी जिस नंबर हम बात कर रहे हैं, जनरल सर्जरीज की और रोबोटिक सर्जरीज की बात कर रहे हैं, यूरोलॉजी की या ऑर्थोपेडिक्स की हम बात कर रहे हैं? जनरली मतलब हमारा सवाल जो है उसके बारे में पूछना चाहते हैं। मतलब आजकल डॉक्टर्स लोग लिख रहे हैं, गोरखपुर में ही कहीं हमने देखा था कि रोबोटिक सर्जरी के द्वारा हमारे यहाँ 100% सफल सर्जरी होती है। इसके बारे में क्या? देखिए रोबोट का बहुत सारा रोल है ना, रोबोट को पहले नेविगेशन का भी रोल है। क्या करता है ना, रोबोट को हमने ही ना बनाया। हाँ, तो क्या दिक्कत है उसमें? देखिए रोबोट क्या है ना कि ना, जैसे एक जनरल सर्जरी या यूरोलॉजी वाले लोग यूज करते हैं बहुत हद तक, डाविंसी रोबोट आता है, और डाविंसी रोबोट बहुत ही फेमस रोबोट है, वर्ल्ड ओवर यूज होता है, इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स पर यूज होता है, तो उसके भी अलग रोल है। ऑर्थोपेडिक्स में भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी क्या करता है, जो सर्जन करना चाहता है ना, तो आप देखिएगा जो भी रोबोटिक लिखिएगा ना, वो रोबोटिक असिस्टेड
टेक्नोलॉजी है बेसिकली। रोबोट सर्जन को असिस्ट करता है वो जो सर्जरी करना चाहता है उसको एक्सिक्यूट करने में। और हम लोग की भी कोशिश है कि गोपालगंज में भी आज नहीं तो कल रोबोट हो और यहाँ भी काम हो मतलब रोबोट से। आप भी इस दिशा में जा रहे हैं कि आप भी कभी नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं कौन होता जानने वाला। ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए मतलब जो आप बेस्ट है उसको करना है। ह्यूमैनिटी के लिए जो बेस्ट हो, हाँ, ट्रीटमेंट के लिए जो बेस्ट हो, हाँ, क्या रोबोटिक सर्जरी देखिए, अभी बेस्ट है? तक तो रोबोटिक सर्जरी का हिप रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छा रोल है। हमारे कप जो हम स्टेबुलम करते हैं उसमें कप प्लेसमेंट में, वर्जन में, उसके इंक्लिनेशन में बहुत अच्छा रोल है। लेकिन वो रोबोट बहुत कॉस्टली है, अभी हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नी रिप्लेसमेंट में रोबोट का रोल बहुत अच्छी अभी तक एस्टेब्लिश हुआ नहीं, उस पर अभी काम चल रही है। जो कुछ लिटरेचर निकल के आ रही है बता रही है कि सर्जरी का समय कम होता है। रोबोटिक सर्जरी, जैसे कि हम लोग, आप खुद डॉक्टर हैं और हम लोग तो खैर वी आर नॉट डॉक्टर, तो हम लोग एक आम पब्लिक जो जानना चाहती है, जैसे रोबोट फिल्मों में वगैरह वगैरह जैसे जो हम मैं लोग सिंपल देखते हैं, समाज समझाता हूँ, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। नी रिप्लेसमेंट के बारे में रोबोट को बताता हूँ। हम लोग जब ऑपरेशन करते रोबोट हैं नी वो कैसे रिप्लेसमेंट, होते हैं? जैसा हम लोग देखते हैं वैसे ही होते हैं कि कुछ अलग? वो तो मशीन है, बॉक्स में पड़ी हुई है ना। हाँ, अब हम जैसे मान लीजिए कि हम जब जिसमें घुटना बदल रोबोट रहे में हैं, देखा मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, मैं अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। नी रिप्लेसमेंट में रोबोट का समझाता हूँ मैं। जैसे घुटना हमने खोल दिया, तो हमें घुटना का सफाई करनी है। तो क्या है ना कि ना, हम तो इंसान है, कितनी बार क्या होता है कि हम जब सफाई कर रहे हैं ना तो 1 mm आगे जा सकते हैं, 1 mm कम रह सकते हैं, 1 mm। लेकिन जब रोबोट करेगा ना तो उस mm टू mm को एडजस्ट अच्छा, करता है। वो तो उसको हाँ, चूंकि दिशा निर्देश है ना उसको। मतलब बेसिकली जो हम करना चाहते हैं ना, कट रोबोट की प्रोग्रामिंग जो हुई, रोबोट का कितना कट लेना है, कितना बैलेंसिंग में कितना गैप अरे बनाना एज है, एज ए कंप्यूटर वो सारा कुछ सर्जन ही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। एक्यूरेसी वो देता बस है। वो एक्यूरेसी हम लोग ऐसे ही, हम जो भी वेल अरे ट्रेन्ड हाथ है, इधर उधर थोड़ा हो सकता है। हाँ, लेकिन वही जो रोबोट में ना सेंसर्स होते हैं कि वो ज्यादा नहीं होने देगा। वो मार्किंग कराता है, वो मार्किंग जब कंप्लीट हो जाती है ना, जब वो उसको हम लोग रोबोट से काटते हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो 1 mm 2 mm का जो हम उसको बेटर करना चाहते हैं एज ए पर्सन, हमें लगता है कि हम नहीं कर रहे हैं, वो रोबोट के थ्रू हम लोग उसको थोड़ा प्रिसीजन बेटर कर रहे हैं। लेकिन अभी जो पेपर्स जो निकल के आ रहे हैं, कुछ पेपर्स बोल रहे हैं कि प्रिसीजन बेटर है, कुछ पेपर्स बोल रहे हैं कि नहीं, प्रिसीजन बेटर नहीं है। तो अभी पूरी तरह से नी रिप्लेसमेंट में रोबोट का उतना मैं खुद अभी इतना कन्विंस नहीं हुआ हूँ। लेकिन हिप रिप्लेसमेंट में डेफिनेटली। क्या ऐसा एक्सपेक्ट करें कि अगर गोपालगंज में कभी रोबोटिक सर्जरी होगा तो शानू गुप्ता के जरिए हाँ, होगा? क्यों नहीं, देखिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी अग्रणी में आप आएंगे? क्यों नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग के पास अगर उस तरह का व्यवस्था का सिस्टम बनता है तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे। देखिए मेन है कि ना, पेशेंट ठीक होना चाहिए, उसके लिए 100% एफर्ट डालना चाहिए। अगर उसके लिए रोबोट की जरूरत है तो हम उसको अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चलिए, अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कहा जाता है कि करम फूटा तो हड्डी टूटा, यानी हड्डी टूटने को करम फूटने से तुलना किया जाता है। ऐसे में क्या हड्डी टूटने पर पेन किलर का लेना अनिवार्य है? क्या इसे अवॉइड भी किया जा सकता है? क्योंकि पेन किलर के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। देखिए आपको मैं बात बताऊँ, हड्डी टूटना एक बहुत ही बड़ा एक हिस्टोरिक इवेंट है। पहला बात तो ये मैं याद है, मैं जब ऑर्थोपेडिक्स में मैंने पहली बार क्लासेस स्टार्ट ही की थी अपने कॉलेज में, एक हमारे ऑर्थोपेडिक्स के एचओडी वहाँ पे हमारे कॉलेज में आके बता रहे थे कि ह्यूमन क्रेटल जो है, जो इंसान का जो समाज कब शुरू हुआ उसके बारे में बता रहे थे। कि किसी ने बोला है इस बारे में कि एक जांग की हड्डी होती है फीमर, फीमर, उसको जुड़ने में ऑपरेशन कर दो तब भी 5 से 6 महीने लगता है, ऑपरेशन नहीं करो तो और ज़्यादा समय लग सकता है, बहुत समय लग सकता है। यानी कि किसी एक इंसान का हड्डी टूटा और वो जुड़ा हुआ मिला। जैसे कि जब हम डग आउट करते हैं, आर्कोलॉजिकल स्टडीज वगैरह होती है, उसमें कितनी हड्डियां मिलती हैं, टूट के जुड़ी हुई मिलती हैं। तो कुछ जो हिस्टोरियंस है वो लोग ये बोलते हैं कि हम मानते हैं कि सिविलाइजेशन वहां से शुरू हुआ जब एक फीमर हड्डी टूट के जुड़ गई। तो आप समझिए कि एक इंसान ने दूसरे इंसान की सालों भर सेवा की, कि उसका हड्डी जुड़ने तक इंतजार किया उसको ठीक होने का। तो ये बहुत बड़ा एक अपने आप में एक हिस्टोरिकल चीज है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन वहां शुरू हुआ जहां पे फीमर हड्डी यूनाइट हुई मिली, मतलब जुड़ी हुई मिली है किसी इंसान की। तो पहले हमारा क्वेश्चन था कि पेन किलर लेना अनिवार्य है कि नहीं? पेन किलर, देखिए पेन किलर अनिवार्य नहीं है। पहला बात तो ये डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर कहाँ है, कितना है, अब उसकी क्या जरूरत है। दर्द है तो ऐसी परिस्थिति में उपाय भी तो नहीं नहीं, बहुत सारे उपाय हैं उसके। उसका राइस ट्रीटमेंट हम लोग बोलते हैं उसको, है ना, रेस्ट, आइस पैक, कंप्रेशन, एलिवेशन, 4 चीज में तो पेन किलर है ही नहीं।
जो फ्रैक्चर होता है तो उसके हम लोग मेन 4 ट्रीटमेंट जो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो आता है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आता है, उसको हम लोग राइज कहते हैं। और राइज में आता है रेस्ट, आइस पैक एप्लीकेशन, कंप्रेशन, एलिवेशन। राइज फुल फॉर्म एक्रोनिम है। उसमें तो पेन किलर है ही नहीं, पेन किलर मरे कहाँ से हुआ उसमें। आप बहुत आराम से बिना पेन किलर के भी मतलब उसको अलग मेथड से मैनेज उसको कर पेन सकते किलर हैं। को अवॉइड भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बताया तो मैंने 4 तरीके अभी। एक क्वेश्चन जो हम सभी के जहन में आता है, आप कितने क्वेश्चन बना के रखे हो? नहीं क्वेश्चन खत्म हो गया है, क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन क्या करें, अगर मान लीजिए आए हैं तो फिर आपको बुलाएंगे, जब बुलाएंगे तब तक लोगों को तो जानकारियां होनी चाहिए ना। थोड़ा सा ब्रेक लेकिन करेंगे। ब्रेक नहीं, अब ब्रेक खत्म होगा, अब पानी ये मिल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। एक बात बताइए कि हम लोग जानवरों को देखते हैं, मनुष्यों के लिए तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कुत्तों का जब कोई मार देता है, पैर टूट जाता है, एक पैर ऐसे किए रहता है, और फिर कुछ दिन बाद देखते हैं वो सही भी होकर चलने लगता है। आखिर उन्होंने एक्सरे नहीं कराया, उन्होंने कभी प्लास्टर नहीं किया, वो ठीक कैसे हो जाते हैं? नेचर से ही करता है उसको। मतलब जैसे nature मैंने भी कैसे? बताया ना आपको कि एक फीमर फ्रैक्चर एक मेल कोई सी इंसान का टूटा तो और वो 5-6 जुड़ा महीने। हुआ मिला है 25,000 30,000 साल पुराना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, वो भी तो ठीक हुआ ही था। लेकिन अभी इलाज का कंसेप्ट ये नहीं है। अभी इलाज का कंसेप्ट है कि पेशेंट को जल्द से जल्द ठीक करना है, ताकि वो अपनी प्री इंजरी स्टेट में वो वापस आए और अपने सोशल इवेंट जो भी उनका सोशल करिकुलम है उसमें लग जाए, उनको अपना लाइफ में वापस हम लोग लेकर आए। ये हमारे रोल। पहले के टाइम में देखा जाता था कि लोग कमाची बांध बांध के अपना पेशेंट को ठीक कर देते थे, यानी कि हड्डियां खुद से ही जुड़ती हैं। 100%, आज भी 100% ऐसी कोई हड्डी नहीं है जो डॉक्टर जोड़ सकता है। डॉक्टर वो उसका केवल सही इलाज पोस्चर कर सही सकता है। करता है। देखिए उसके कंसेप्ट आते हैं, एओ ट्रॉमा के कंसेप्ट आते हैं। उसमें क्या है ना कि आपको बायोलॉजी को मेंटेन करना है, कि नेचर को हीलिंग के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है। हम कारपेंटर्स हैं जो पौधे में पानी डाल रहे हैं, ऐसे आप समझिए, है ना। कारपेंटर्स नहीं, गार्डनर्स हैं जो पानी डाल रहे हैं पौधे में और लकड़ी का काम नहीं कर रहे हैं, है ना। इस तरह से आप समझ लीजिए इसको। चलिए, और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है, अब आपने कह दिया तो आखिरी सवाल ही पूछते हैं। वो अमिताभ बच्चन से और अभिषेक बच्चन की लोग तुलना करने लगते हैं कि अभिषेक बच्चन को बेहतर देखने के लिए लोग अमिताभ बच्चन से तुलना करने लगते हैं। जैसे कि अर्जुन तेंदुलकर को कामयाबी उतनी नहीं मिली जितनी कि सचिन तेंदुलकर, सचिन से तुलना करने लगते हैं। आपके पिताजी पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे हैं राजद से, मोहन गुप्ता जी, और एक जिला के मशहूर आदमी हैं, और आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। उनके नाम का आपके लाइफ पे हेल्प मिला है कि आपको और प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है? क्योंकि दो ही होता है, या तो पिताजी के नाम पे आपका क्लिनिक चल निकला, या फिर आपको संघर्ष करना पड़ा। क्या ऐसा हुआ? देखिए, पहला बात तो मैं ये बोलूँगा कि ना, जैसे मेरे पिताजी एक सामाजिक इंसान है, वो सामाजिक सिस्टम के हिसाब से लोगों को मदद करते हैं, मंच और अपनी आवाज़ या फिर अपने सहायता से जिसकी मदद कर सकते हैं। हमारा भी वही सिस्टम है। हम अपने ओटीज़ में, अपने वार्ड्स में, अपने ओपीडीज़ में मरीजों को मदद करते हैं। हमारा बस रास्ता अलग है। पहला बात तो ये। दूसरा सच ये कि जब आप अपनी प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे होते हो तो आपका सरनेम मैटर नहीं करता है। जैसे जब मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं किसी का घुटना बदल रहा हूँ, तो मैं सानू गुप्ता हूँ कि कौन, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इस बात से पड़ता है क्या मैं उस चीज़ को सही से कर सकता हूँ कि नहीं। तो मेरे को ये लगता है कि जैसे मेरे पापा जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे दादाजी हुए, मेरे और परिवार के सभी लोग हैं, सभी लोग सोशल लोग हैं। तो पापा जी मेरे को कितनी बार बोलते थे कि मतलब ट्रेन है, जैसे मान लीजिए हम लोग तो ट्रेन को रास्ता दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, या गाड़ी है या कोई इंसान है, चलना आप ही को है। तो मेरा ये मानना है कि जब मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ तो करना मुझे ही होता है। अब मैं ये रियली मानता हूँ कि मुझे बहुत इससे सपोर्ट मिला है आपको कि दुविधा हुई है? जी, टू बी फ्रैंक, सपोर्ट मतलब क्या? पिताजी के नाम का फायदा मिला है आपको डॉक्टर मेडिकल फील्ड में? देखिए, पिताजी के कहने पे अगर पापा जी किसी को बोलते भी हैं, वैसे तो आप पता भी किए होंगे कि मेरे पापा जी उस हिसाब से वैसे उस माध्यम से हमको वैसे प्रोजेक्ट किए भी नहीं, है ना। नहीं, हम आपको आपकी उनको करना होता तो पहला बात उन्होंने किया नहीं। अगर उन्हें किसी को बोल भी दिया के दिखाने के लिए, हम अभी की बात नहीं है, राइट नाउ सानू गुप्ता जी वन ऑफ द बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन गोपालगंज, बट इन प्रीवियसली टाइम व्हेनेवर यू हैव कम इन गोपालगंज, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम, उस समय आपने अपने पिताजी का नाम लेके आगे बढ़ा के आपका मेहनत थी। देखिए, मेरा पहचान है जो मेरा पहचान है, मेरे पिताजी मेरा नाम है, उसमें मुझे
है तो है, लेकिन मेन चीज मेरे को जो महसूस होता है जब मेरे पास लोग आते हैं ना, तो मेरा काम है मैं अपना कितना ईमानदारी से काम करता हूँ, सामने वाला उसको लेके मुझे जज करता है। मैंने यही महसूस किया है। चलिए बहुत बढ़िया। सानू जी आप आए हमारे इस चैनल पे, आपने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस चैनल पे। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारा एजुकेशनल पॉडकास्ट ये है, आप लोग गहन रूप से देखेंगे तो बहुत सी जानकारियां मिलेंगी। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी बातों को शेयर करें और अपने सुझाव के लिए कमेंट जरूर करें, लाइक करें। और शानू जी आपका हृदय से धन्यवाद कि आप हमारे इस चैनल पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद।